हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं अपने क्लास 12th का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है। और आज की क्लास इस वाले चैप्टर की मेरे प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 6 होने वाली है, जिसमें हम लोग इस चैप्टर के ढेर सारे मेरे प्यारे बच्चों पीवाईक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चनों को एकदम अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और आप लोग उसको बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, और या इसको आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी कहते हो। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों, क्या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है। इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर का पूछा जाता है। ठीक है। एमसीक्यू भी एक नंबर का होता है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी एक नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 6 में हम लोग एमसीक्यू और वीएसए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद लेक्चर नंबर 7 में मेरे प्यारे बच्चों हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, उसको अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास। तो ये रहा आपका बच्चे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों बातचीत किया जाएगा। ठीक है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन कह रहा है टू चार्जेस 1 कूलम एंड -1 कूलम आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके जैक बोर्ड में 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करने की कोशिश करिए। कैसे करेंगे, जो जो क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं। कैसे, कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, तो मैंने एक लाइन बनाई और यहाँ पे हमारे पास एक +1 कूलम का चार्ज रहेगा, यहाँ पे एक -1 कूलम का चार्ज रहेगा। कह रहा है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चा लोग, वो कितना है, 1 मीटर का। ठीक है। अच्छा जी। फिर कह रहा है कि इनके सेंटर पे आपको पोटेंशियल बताना है, तो ये रहा इनका सेंटर, और आपको इसी पॉइंट ओ पर ड्यू टू बोथ चार्जेस क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो चलो करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि भैया सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, है ना। अब बताओ, याद करो मेरे प्यारे बच्चों इस वाले चैप्टर का वो पहला लेक्चर जिसमें हमने डेरिवेशन किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या फॉर्मूले थे, तो मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला हमारे पास था V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का ये फॉर्मूला है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों चार्ज का इस पॉइंट ओ पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाले हैं जी। तो मान लो +1 कूलम का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मान लो मेरे प्यारे बच्चों V1 है। ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4πε0। क्यू के जगह पे क्या रखेंगे, +1 कूलम है तो +1 रख लो। आर कितना होगा बच्चे, आप कहेंगे दोनों के बीच का डिस्टेंस सर 1 मीटर है और उसके मिड पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 0.5 मीटर, ये भी डिस्टेंस हो जाएगी 0.5 मीटर। अरे बोल हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ सर। ठीक है। चल, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम रख देंगे 0.5 का स्क्वायर। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है सर। मेरे प्यारे बच्चों बताओ ये आर होता है कि आर स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर आर होता है। ठीक है।
1/4πε0 Q/R होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी Q/R²। ठीक है, चलो तो याद रखना है V2 क्या हो जाएगा 1/4πε0 माइनस क्यू है तो -1 और यहां पे क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे हाँ सर एकदम अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों पोटेंशियल 8O वो क्या हो जाएगा दोनों के सम के बराबर V1 प्लस V2 तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे दोनों की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं। तो जब पुट करोगे तो 1/4πε0 +1 डिवाइड बाई 0.5 और ये माइनस है तो सीधा माइनस लिख लेता हूं। हाँ सर 1/4πε0 1/0.5 आपको दिख रहा है दोनों वैल्यू सेम है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कट्टी पिट्टी खत्म, यानी कि हमारे पास जो पोटेंशियल 8O है वो क्या हो गया 0 हो गया। ठीक बात है, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चा लोग, इसका आंसर आएगा सर 0। क्या आएगा बच्चों 0 आ जाएगा इसका आंसर। क्या इतनी बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को, क्या इतनी बात समझ में आई? आप कहेंगे हाँ सर समझ में तो आ गई। 0 कहां है, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। चलो ये 1 मिट गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों। क्या करें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मेटल इज, बताइए जरा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मेटल इज तो हमने सीखा था मेरे प्यारे बच्चों इनफाइनाइट होता है और ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है आपके जैक बोर्ड में। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है बच्चों, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, फिर से 2024 का ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको सिखाया था कि जब भी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। चाहे एमसीक्यू की बात कर लो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से, तो हमने फॉर्मूला क्या सीखा था, हमने सीखा था सर C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, ए क्या होता है एरिया ऑफ प्लेट्स, डी क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, चल पहला ऑप्शन कहा कि थिकनेस ऑफ द प्लेट्स, ना जीना बिल्कुल गलत बात, पाप हो जाएगा। मास ऑफ प्लेट ना जीना, डेंसिटी ऑफ प्लेट ना जीना। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बचा एरिया ऑफ प्लेट्स, यानी कि डी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई? और इस फॉर्मूले से आपको क्या समझ में आता है, हमको समझ में आता है सर कि कैपेसिटेंस C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। क्या बात समझ में आई? यानी कि अगर एरिया बढ़ेगा तो C बढ़ेगा, लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो C मेरे प्यारे बच्चों डिक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करिए। कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ। देखो फिर से वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और 2023 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। फॉर्मूला हमारे पास वही C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, तो अगर मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज हाफ, मतलब D को क्या कर दिया D/2 कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों जब ये कम होगा तो ये क्या होगा इंक्रीज होगा। कितना हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स। कैसे करेंगे देखो C डैश इज इक्वल्स टू
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई टू यहां पे रख ले, ये टू कूद के ऊपर गया तो मेरे प्यारे बच्चों ये डी कूद के ऊपर गया तो सी डैश क्या हो गया, 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इंक्रीज 2 टाइम्स, डिक्रीज 2 टाइम्स, इंक्रीज 4 टाइम्स, डिक्रीज 4 टाइम्स, तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कि अगर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे तो कैपेसिटेंस 2 गुना हो जाता है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल सेल इज, देख बच्चा बहुत सही, देखिए चार्ज स्फेरिकल सेल है, इसका सेंटर मान लो O है, इसकी रेडियस कैपिटल R है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि अंदर Q जीरो होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, लेकिन जो V होता है वो मेरे प्यारे बच्चों कांस्टेंट होता है। अरे बोल हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बच्चों कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हमारे पास सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, the electric field and the potential of an electric dipole vary with the distance rs। ठीक है, देख तो मेरे प्यारे बच्चों को हमने सिखाया था, चल नीचे फिगर बना देता हूं, इतना तक रहने दो, और नीचे एक शानदार सा सुंदर सा फिगर बनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने सीखा था कि अगर मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, मिड पॉइंट ओ है जी। ओके सर, यहां से मैं एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन बना दिया, इसको कौन सी लाइन कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग इक्वेटोरियल लाइन। इस लाइन को मैंने थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को मैं क्या कहता हूं सर, एक्सियल लाइन। क्या कहते हैं बच्चों, एक्सियल लाइन। ठीक है, अगर मान लो एक पॉइंट P यहां पे है और एक पॉइंट, मतलब एक बार पॉइंट P यहां पे लेते हैं, पॉइंट P ही लेते हैं ना, मान लो इसका कुछ और नाम ले लो, एक्स वाई ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो ये एक्स है और मान लो यहाँ पे वाई है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, देख तो वाई पे मेरे प्यारे बच्चों ई की वैल्यू क्या होती थी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यू। याद करो वो दिन जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे डिफाइन किए थे। फिर पोटेंशियल क्या होता था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर, p बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां पे मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यू, और पोटेंशियल कितना होता था, 0। ठीक है, तो अगर मेरे प्यारे बच्चों हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को आर के साथ देखते हैं ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो मेरे प्यारे बच्चों इन्हीं दोनों को देख लो ना, नीचे वाला जो एक्सियल वाला है वहां पे तो 0 हो गया, उससे हम लोग नहीं देख पाएंगे, इन दोनों को देखो। तो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे 1/r³ है, और जो पोटेंशियल है मेरे प्यारे बच्चों 1/r² है। तो 1/r³, 1/r²। ठीक है, 1/r³, 1/r², यानी कि डी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आई। चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द प्रोसेस इन विच अ रीजन इज मेड फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के रीजन को हम कहते हैं, और मतलब सॉरी इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या होता था, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग किसी एक पर्टिकुलर रीजन को एक्सटर्नल फील्ड से सेव करते हैं, बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करो। There are 3 capacitors, each of capacity C are added in series connection. ठीक है, then the equivalent capacitance will be, oh my god, देख सीरीज कनेक्शन कैसे होता था, लास्ट क्लास में हमने सीखा था सीरीज कनेक्शन ऐसे, सबका C C C दे दिया है ना बच्चे,
तो हमने सीखा था कि 1/c इक्विवेलेंट होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यही तो फॉर्मूला है। तो 1/c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, सी कर लेंगे। चलो, तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, देख c तो हमारे पास एलसीएम हो गया, ये 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1/c इक्विवेलेंट हो जाएगा 3/c, यानी कि इसको उठा के पटक दो। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू c/3। ठीक है, तो c/3 का आंसर है जी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं मेरे प्यारे लाल। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है इफ अ hollow spherical conductor be charged positively। ठीक है, अगर कोई hollow spherical conductor है जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया है, सेंटर O, रेडियस R, पॉजिटिवली चार्ज दे दिया इस पे। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट। ठीक है, जीरो नहीं जी, हमने सीखा है कि अगर ये चार्ज स्फेरिकल सेल है तो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी, चार्ज अंदर जीरो होगा, लेकिन जो V होगा मेरे प्यारे बच्चों वो कांस्टेंट होगा। और कितना होगा, वो होगा मेरे प्यारे बच्चों जी, यहां से लेकर सेंटर से लेकर इसके सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म, पॉजिटिव एंड नॉन यूनिफॉर्म, नेगेटिव एंड यूनिफॉर्म, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। बात समझ में आई। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज। तो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू W/Q, यही तो होता है। तो कहां है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वर्क इनटू चार्ज, गलत बात है जी, ये हो जाएगा वर्क डन बाई चार्ज, ये सही बात है जी। तो कहानी खत्म हो गई, बी ऑप्शन पे ही, तो अब आगे हमको लेना देना क्या ही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 बताओ, कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल सीखा था। तो हमने मेरे प्यारे बच्चों कुछ ऐसा फिगर बनाया था, एक -q और एक +q होता है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये मिड पॉइंट O होता है। ठीक है बच्चा, हम इसके दो पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेट किए थे, और वो आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है। तो जब हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला, तो मेरे प्यारे बच्चों जो पॉइंट होता है वो कहां होता है, यहाँ पे होता है। तो इस पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना आता था, 0। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। बात समझ में आई, अरे बोलो आई कि नहीं आई, आई। ठीक है बच्चा, तो ये हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अ सरफेस दैट हैज द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज नन एज। तो मेरे प्यारे बच्चों उसको हम क्या कहते थे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक बार ढूंढिए कहां लिखा गया है, ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो क्वेश्चन नंबर 13, डाई इलेक्ट्रिक्स आर। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है बच्चों, हमने कहा था कि वो इंसुलेटर होता है। तो कंडक्टिंग सबस्टेंस ना जी, नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंस हाँ जी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। बहुत देखो कितना प्यारा प्यारा छोटा छोटा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है, फिर से वही कंडक्टिंग स्फीयर है। तो मेरे प्यारे बच्चों पोटेंशियल अंदर जीरो नहीं होता है, गलत बात। इंक्रीज फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, ये भी गलत बात है। कांस्टेंट होता है। डिक्रीज, ये भी गलत बात है।
रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, यानी कि डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही बात है। ठीक है बच्चा, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज व्हेन। तो मेरे प्यारे बच्चों दे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात चल रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों को पता होगा ये फॉर्मूला C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, हमको कैपेसिटेंस को बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया बढ़ाना पड़ेगा या डिस्टेंस को मेरे प्यारे बच्चों कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एरिया और डिस्टेंस से हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो एरिया को बढ़ा दो या डिस्टेंस को घटा दो, दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को क्या कर दो, कम कर दो। आ जाओ, तो कह रहा है एरिया ऑफ द प्लेट डिक्रीज, गलत बात, पाप हो जाएगा। एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज, गलत बात है, तो यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, है ना, क्योंकि उनकी थ्योरी हम लोग एकदम अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों पढ़ चुके हैं और सारे क्वेश्चन एकदम आसान आसान ही क्वेश्चन है, कोई ऐसा भारी भरकम क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, बहुत आराम से चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों है क्वेश्चन नंबर 16। बात हो रही है क्या, equipotential surface at a great distance from a collection of charges whose total sum is not zero are approximately। तो मेरे पास जब बहुत ही ज्यादा दूरी पर अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पास ढेर सारे चार्ज है, लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ चार्जेस, जिसका टोटल सम जीरो नहीं है, मतलब वो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, तो उसका बच्चे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा दूरी पर है तो वो हमको पॉइंट चार्ज की तरह दिखता है ना, और वो पॉइंट चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, स्फेरिकल होता है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि स्फेयर्स। क्या होगा, स्फेयर्स होगा जी। क्वेश्चन नंबर 17, अ कंडक्टर विद अ पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई कंडक्टर है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑप्शन कह रहा है इज ऑलवेज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब ठीक बात है ना, लेकिन और ऑप्शन भी आपको पढ़ना है, बात समझ में आई। इज ऑलवेज एट जीरो पोटेंशियल, इज ऑलवेज एट नेगेटिव पोटेंशियल, मे बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों सही जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो रिफरेंस पर डिपेंड करता है, किसके रिफरेंस में आप उस ऑब्जेक्ट को, आप उस चार्ज बॉडी को देख रहे हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कि वो चार्ज्ड बॉडी किसी अनदर बॉडी के रिफरेंस में वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है बच्चों, डी आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि भैया जब हम लोग बात करते थे किसी स्फेरिकल सेल का, ये हमारे पास स्फेरिकल सेल है, इसका सेंटर ओ, रेडियस कैपिटल आर, अंदर मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चार्ज जीरो, और पोटेंशियल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट होता है, V इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ये तीनों बातें हम जानते हैं। तो यही बात कर रहा है कि कांस्टेंट पोटेंशियल के रीजन में, है ना, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, गलत बात, पाप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, सही बात है, आगे भी पढ़ेंगे, नहीं कि छोड़ दिया। देयर कैन बी चार्ज इन साइड द रीजन, ना, ये भी पाप है कि चार्ज तो जीरो होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड सेल नेसेसरली चेंज इफ द चार्ज इज प्रोड्यूस, ना जी ना जी, इसका ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक बात है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों के लिए। क्वेश्चन कह रहा है 64 drops each having capacity C and potential V are combined to form a big drop. If the charge on the small drop is small q, then the charge on the big drop is। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे मान ले, अरे रे 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 रे,
ऐसे एकदम छोटे 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 हमारे पास क्या है बच्चों, 64 हैं, मतलब जो होंगे ये सब, ये कितने होंगे, 64 ड्रॉप्स होंगे, ठीक है। अब ये सभी मिल करके मेरे प्यारे बच्चों एक बड़ा बिगर ड्रॉप बनाते हैं, और उस ड्रॉप को मैं बना दूं तो मान लो ये बड़ा वाला ड्रॉप बन गया, ठीक है। ये 64 लोग मिल करके एक बड़ा ड्रॉप बना देते हैं। अब जब ऐसा होता है तो मेरे प्यारे बच्चों के दिमाग में एक बात जरूर क्लिक करनी चाहिए कि जब ऐसा होगा तो मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ, याद रखना, कुछ भी अगर पूछेगा तो आप इसमें कर, आपको कैपेसिटेंस भी पूछ सकता है, इसमें चार्ज पूछा है तो बच्चे वो आसान चीजें हैं। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, 64 स्मॉल ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, ठीक है। ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनता है, ये बात आपको याद रखनी है। जब कैपेसिटेंस निकालना होगा तो हम लोग ये चीज यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो वहां पे दोनों में रेडियस का बच्चों एक रिलेशन आ जाता है। लेकिन जब यहाँ पे बात करेंगे तो हर एक का चार्ज क्यू है, तो यहाँ पे 64 मिला के आएंगे तो इसका चार्ज हो जाएगा 64 क्यू, सिंपल सी बात है, चार्ज कंजर्वेशन 64 क्यू। कहा जी, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्यू इक्वल्स टू एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, है ना, फिर से, लेकिन अब ऑप्शन आपको घुमाएगा। तो फिर से मैं वही फिगर अपने प्यारे बच्चों के लिए बना लेता हूं। ये हमारे पास स्फेरिकल सेल है, तो अंदर चार्ज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और V क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो कह रहा है इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्म, तो ये पाप है, पाप हो जाएगा, है ना। इसको मेरे प्यारे बच्चों कट्टी पिट्टी करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, सही बात है, आगे भी पढ़ लेंगे। देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, तो ये भी सही है। इसका मतलब बोथ ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट, तो इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है, कि बी और सी दोनों बातें सही हैं। बात समझ में आ रही है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 21, a dielectric slab is introduced between the plates of a parallel plate charged capacitor. Which one of the following quantity will not change? तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, जब हम लोग, देखो इसका फिगर बना दूं मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए, प्यारे बच्चों के लिए। ये रहा हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, प्लेट्स एरिया ए है, सेपरेशन स्मॉल डी है, ठीक है बच्चा। और इसको हम लोग कहते थे कि भैया एक को ग्राउंड कर देते थे, जो भी है जैसा भी हमारे पास बनता है। तो ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन चुका। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें एक डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस इंट्रोड्यूस्ड कर देते हैं, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, कैपिटल के होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर बच्चों, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने सीखा है कि जब कुछ भी नहीं होता है, जब एयर होता है, पहली बात जब हमने सीखा कि पूरा का पूरा एयर फील्ड है, ठीक है, पूरा का पूरा एयर फील्ड है, तो उसको लिखते थे सी नॉट, वो होता था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जब मेरे प्यारे बच्चों पार्सली फिल्ड विद डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस आ गया, ठीक है, ये वाला जब कंडीशन है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी एंड प्लस टी बाई के। ये फॉर्मूला हमारे लिए आया था, और इन दोनों फॉर्मूले को हमने डिराइव भी किया था, ठीक है बच्चों। अच्छा, ओनली एयर इसको लिख देता हूं, और ये पार्सली फिल्ड है, पार्सली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक,
ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला होता था। तो अब इन दोनों फॉर्मूले में अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया तो बच्चे कैपेसिटेंस चेंज हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चों पोटेंशियल भी चेंज होगा, लेकिन जो चार्ज होता है ना वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन चार्ज ऑन द कैपेसिटर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। चार्ज नहीं चेंज होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस अलग हो गया मतलब चेंज हो गया, वोल्टेज अलग हो जाएगा, लेकिन चार्ज बच्चों वही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड बाय कीपिंग चार्ज कांस्टेंट। देखो इसमें कह दिया कि चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, चार्ज बदलने वाला नहीं। इन दिस केस सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ऑफ द चार्ज पैरेलल इज डबल। ठीक है, सेपरेशन को डबल कर दिया। तो देख इसमें दो कंडीशन हम पहले बना लेते हैं। केस वन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, ठीक है। केस टू में क्या कर दिया, सेपरेशन को डबल कर दिया, ठीक है। तब सी डैश क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d, यानी कि इसको लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी कि ये हो गया हाफ सी नॉट के। बोलो इसको सी नॉट लिख दो, है ना। तो ये हो गया हाफ सी नॉट के, यानी कि बच्चों जो सी डैश है वो सी नॉट बाई 2 हो गया, ठीक है। तो यानी कि कैपेसिटर तो बदल गया, है ना। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखा देख लेते, कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ। तो मेरे प्यारे बच्चों पोटेंशियल भी हमको इसमें चेक करना है, ठीक है। सबसे पहली बात हमने मेरे प्यारे बच्चों कैपेसिटेंस चेक कर लिया। अब वी नो दैट क्या कि V इक्वल्स टू होता है Q बाई सी के, ठीक है, या Q इक्वल्स टू सी लगा लो या V इक्वल्स टू Q बाई सी कर लो, जो भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो पोटेंशियल होगा पहले तो इतना ही था, ठीक है, पहले तो इतना ही था, लेकिन V डैश क्या हो जाएगा, V डैश हो जाएगा Q तो वही है लेकिन यहाँ पे हो जाएगा C डैश। बात समझ में आई। तो मेरे प्यारे बच्चों V डैश क्या हो गया, Q बाई C डैश कितना है, C नॉट बाई 2 है, ठीक है। मान लो इसको C नॉट, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2Q बाई सी नॉट के, यानी कि ये हो गया 2V के। V डैश क्या हो गया 2V के। तो मतलब हमको पता लगा कि V डैश दोगुना हो गया है, मतलब V दोगुना और C हाफ। तो एक बार चेक करो, पहला क्वेश्चन, पहला अपने पास है पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ, ना जी ना, गलत बात है। कैपेसिटेंस इज डबल, ये भी गलत बात है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज डबल, ये सही बात है। कैपेसिटेंस इज हाफ, यहां तक की बात तो चलो सही, बट एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज नॉट, ये तो गलत बात है। क्योंकि हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों होता है, क्या होता है हमारे पास होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हमने सीखा था कि U इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर ना। अगर C बदल गया V बदल गया तो ये क्यों नहीं चेंज होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये डी ऑप्शन गलत है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। समझ पाए बात को। चलो क्वेश्चन नंबर 23। अब बच्चे हमारे पास 22 क्वेश्चन इस वाले चैप्टर के क्या थे जी, हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन थे, जो कि हमने अच्छे से उसको डिस्कस किया। तो इन सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चे एकदम अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो याद करने वाला था उसको याद करेंगे। बात समझ में आ रही, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चन पेपर थे, तो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। और ये मेरे प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट बच्चों फैराड होता है, तो उसके एसआई यूनिट को आपको बच्चों डिफाइन करना, यानी कि 1 फैराड को आपको डिफाइन करना है। तो 1 फैराड क्या होता है, तो हमने अपने प्यारे बच्चों को जुगाड़ मेथड बताया था कि C इक्वल्स टू होता है Q बाई V के, है ना। तो अगर C को 1 फैराड करना है तो Q को 1 कूलाम करना पड़ेगा और पोटेंशियल को 1 वोल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वही यहाँ पे देखो लिखा भी गया है।
अब इसी चीज को आप अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे। क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे कि अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज देने से उसका पोटेंशियल मेरे प्यारे बच्चों 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना? तो उसका बच्चों कैपेसिटी क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा? 1 फैराड। और वही बातें यहाँ पे लिखी गई है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फैराड व्हेन charge of 1 coulomb raises the potential of the capacitor by 1 volt। बात समझ में आई? तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास 1 फैराड का डिफिनीशन था। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि Y is electrostatic potential constant throughout the volume of conductor and has the same value as inside on its surface। देख, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों इसकी, कई बार हमने फिगर इसको बनाया कि नहीं बनाया? बनाया ना बच्चे, कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर के भीतर तो बच्चे चार्ज 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, इसलिए बच्चों पोटेंशियल हमने कहा कि ये कांस्टेंट है, ठीक है? तो पोटेंशियल क्यों कांस्टेंट है यही आपको बताना है। तो वी नो दैट कि बच्चा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? -dV/dr, ठीक है? ये फॉर्मूला हमने सीखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई तो -dV/dr। आप यहीं से कह सकते हो कि पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, लेकिन चलो और आगे मैं बढ़ा देता हूं। तो क्या आप यहां से dV = 0 लिख सकते हो? आप कहेंगे हाँ जी ना। अच्छा, dV को क्या डेल्टा वी लिख दूं तो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे ना जी ना। तो हम चाहे dV लिखें चाहे डेल्टा वी लिखें, मतलब डिफरेंस ही तो है। अच्छा, तो डेल्टा वी क्या होता है? V2 - V1, ये 0 हो गया, इसका मतलब V2 = V1 के, तो मतलब दोनों पोटेंशियल सेम है, यानी कि पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो इतनी बात आप यहाँ पे कह देंगे और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है? तो बातें लिखी गई हैं साफ साफ। ये मैं इसलिए लिख दिया हूं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कितना लिखना होता है, ज्यादा ज्ञान नहीं देना है, क्योंकि मिलेंगे एक ही नंबर चाहे आप कितना भी लिख दो, ठीक है? तो ज्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं है टाइम पास करने का। जितना वो पूछे, जितनी उस क्वेश्चन की औकात है, उतना ही आंसर देके आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है? चलो, तो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इसलिए वी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है? अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैक 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रॉस ईच अदर, कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रॉस ईच अदर। तो आप जानते हो कि नहीं, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। उसी प्रकार से हमसे पूछा जाता था मेरे प्यारे बच्चों, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, जो भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों वो भी नहीं होता था, ठीक है? तो आप लिखेंगे साफ साफ, नो, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर इफ दे वर टू इंटरसेक्ट, it would mean a single point has two different electric potential which is physically impossible। ठीक है बच्चों, तो ये बातें आप लिख करके आगे बढ़ जाओगे, कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो कहानी मेरे प्यारे बच्चों इस वाले लेक्चर की ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। तो आज की क्लास में हमने मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर के 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इस लेक्चर में हमने एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट को मेरे प्यारे बच्चों कवर किया। बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से, अच्छे से मैं अपने प्यारे बच्चों को समझाने की कोशिश किया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आपका काम है मेरे प्यारे बच्चों इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देखना, ठीक है? अच्छे से समझना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही पीवाईक्यू क्वेश्चन, वही एमक्यूपी क्वेश्चन, ठीक है? तो इनको अच्छे से आपको सीखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है? जो अपना अगला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 7 इस वाले चैप्टर का, मेरे प्यारे बच्चों उसमें हम लोग 3 नंबर और 5 नंबर का काम तमाम करेंगे, यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की बातचीत उसमें की जाएगी, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्लास में इतना ही। तो अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे
प्यारे से फिलो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उससे मेरे प्यारे बच्चों आप अपने हर एक डाउट को हमारे एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ कनेक्ट हो करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सुविधा का लाभ आपको जरूर उठाना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की क्लास में यहीं तक मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।